देखिए, बेसल डोज का असूल ये है कि कपास में तकरीबन हम टोटल खादों का 25 से 30% बेसल डोज में दे दें और यहाँ पर इंतखाब करें ऐसी खादों का जो दानेदार फॉर्म में हो, जैसे डीएपी, जोरावर, नाइट्रोफास, एसएसपी, बीओपी, यूरिया। देखिए, ये खादें जब ज़मीन में हम बेसल डोज में देते हैं तो ज़मीन में दबी रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पौधों को मिलती रहती हैं। और इनमें यूरिया एक ऐसी खाद है जो 100% सालुबल है। अगर इसे हम पानी के साथ छटा करें तो भी ये हमारे पौधों को अवेलेबल होता है। लेकिन दूसरी जो खादें हैं, अगर उन्हें हम छटे के ज़रिए अपनी फसलों को पानी के साथ दें तो इनका ज़या बहुत ज़्यादा होता है। हम जाने अनजाने में अपने सरमाए का बहुत सारा खसारा कर लेते हैं। देखें, जर्मिनेशन के बाद हमें पाउडर फॉर्म की तरफ आना चाहिए। इनमें जो खादों की सिलेक्शन करनी है, NPK 20-20-20 है, इसके अलावा 17-44 है, 16-61 है, 0-52-34 है। ये सारी खादें मार्केट में आसानी से 25 kg में अवेलेबल हो जाती हैं। अब जिक्र करते हैं कि हम इन खादों को अपनी कपास की फसल में कब कब और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें। देखिए, हम 5 किलो से ज़्यादा इन खादों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर हमारी ज़मीन भारी है तो ज़ाहिर बात है आपाशी के लिए स्पेस बढ़ जाती है, वक्फा बढ़ जाता है। फिर हमको हर एरिगेशन के साथ खाद देनी चाहिए 5-5 किलो। अगर हमारी ज़मीन मैरा है तो फिर जल्दी जल्दी हमें पानी लगाना पड़ता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक पानी छोड़ के एक पानी के साथ खाद देंगे। अब इनमें हमें NPK बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेजर अज्जा हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। कपास की फसल में कम अज़ कम पहले 4 पानियों में नाइट्रोजन यानी यूरिया आपको 5 किलो ही देना चाहिए, इससे ज़्यादा ना दें। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ज़्यादा होनी शुरू हो गई तो फिर ये कपास की फसल के लिए बेहतर नहीं होता। लेकिन इससे कम या बिल्कुल भी ना देकर हम इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, ये ज़रूरी भी होती है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें हम 0-52-34 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमें 2 बड़े एलिमेंट जिन फास्फोरस, पोटाशियम अवेलेबल होता है, इसके साथ हम अलहदा से अगर 5 किलो यूरिया शामिल कर देते हैं तो ये एक बैलेंस NPK बनता है। ये हमें हर पानी के साथ देना चाहिए। फ़र्ज़ करें हम 17-44 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी हमें 2 बड़े एलिमेंट्स जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस अवेलेबल होता है, अलहदा से अगर इसके साथ हम 2.5-3 किलो पोटाशियम शामिल कर लेते हैं तो ये भी एक बैलेंस NPK बन जाता है और ये भी हर पानी के साथ हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप 5-5 किलो खाद हर एरिगेशन के साथ दें या एक एरिगेशन के बाद दूसरी एरिगेशन के साथ दें। इस तरीके से आपने इन अज्जाए कबीरा को बैलेंस करके चलना है। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी इस फसल के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ सब्जियात की जो फसलें हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि हर वो फसल जो बार बार पिकिंग देती है, जो बार बार डिलीवर करती है, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बार बार ज़रूरत होती है। वगरने ऐसी फसलों के ऊपर डेफिशिएंसीज आम देखने को मिल जाती हैं। इनमें अज्जाए सगीरा की कमी आम देखने को मिल जाती है। आपको देखा होगा आपकी फसल में कहीं से पत्ते पीले हो रहे हैं, कहीं से किनारे जल रहे हैं, कहीं से नोकें जल रही हैं पत्तों की। इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इनकी रिक्वायर ज़्यादा होती है।
हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सल्फेट फॉर्म का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल ना करें या कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ता है और कम क्वांटिटी में ये पौधे को अवेलेबल होता है, डीएपी की तरह फिक्स होता है। कोशिश करेंगे कि हम ये चलेट हालत का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो इस्तेमाल करें, ताकि ये सारे का सारा अवेलेबल हो और इसके फौरी रिज़ल्ट मिले। इसके लिए आम तौर पे मैं सजेशन करता होता हूँ सुल्तान। आम तौर पे आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, कमेंट्स में भी सुना होगा, ग्रुप्स में भी आपने इसका तज़किरा सुना होगा। सुल्तान एक कॉमन प्रोडक्ट है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये सारे चलेट हालत में मौजूद हैं और इसका फौरी रिज़ल्ट देखने को मिलता है, और इसमें तमाम चीज़ें इतनी ही मिकदार में इस्तेमाल की गई हैं जितनी एक पौधे को ज़रूरत होती है। तो इसका इस्तेमाल नेक्स्ट टाइम के लिए आपने कैसे करना है, हर चुनाई के बाद 2.5 किलो सुल्तान आपने खादों के साथ मिला के एरीगेशन के ज़रिए अपनी फसल को देना है। अब हम बात करेंगे कपास की फसल में फ्रूट सेटिंग की। देखिए, फ्रूट सेटिंग के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें आप लोगों को साथ में शामिल करना पड़ेंगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो मैंने ज़िक्र कर दिया है, इसका मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ। जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो हमारे जो फ्लावर हैं फसल के या टिंडे जो बन रहे होते हैं वो ख़ाम हालत में गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने पानी को बड़ा बैलेंस रखना है। किसी के कहने पे हमने अपनी फसल को सूखा नहीं लगवाना। आम तौर पे लोग ये बात कर देते हैं कि अगर हम फसल को सूखा लगाएंगे तो हमारी फसल फ्लावर की तरफ जल्द कन्वर्ट हो जाती है। ये बात हकीकत है, मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखें टेम्परेचर क्या कह रहा है। अगर इतना टेम्परेचर है जो आजकल चल रहा है और इससे मज़ीद ये बढ़ रहा है, अगर आप फसल को सूखा लगवाएंगे उसके बाद जब भी आपने पानी देना है, ख़ास तौर पे जब आप दोपहर के वक्त पानी दे देते हैं वक्त की किल्लत को देखते हुए, याद रखें आपकी फसल में टिंडे और फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने अपनी फसल के नीचे नमी को बना के रखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हर चुनाई के बाद यकीनी बनाना है और इसके साथ साथ आपने हार्मोन्स का इस्तेमाल करना है। आप एक्सपर्ट लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो समझते हैं इस बात को। पौधे को फल की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है। हेमारॉन के नाम का एक प्रोडक्ट, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूँ। देखिए, इसमें 5 हार्मोन्स हैं। इसमें 3 हार्मोन्स फसल की बढ़ोतरी के लिए होते हैं और 2 हार्मोन्स फसल की बढ़ोतरी को रोकने के लिए होते हैं। वो इसलिए शामिल किए जाते हैं कि बेतहाशा हमारी फसल का काद भी ना बढ़ जाए, इसको मैनेज करके चले और फसल को फ्लावरिंग की तरफ लेके आए। और फ्लावर जो गिर जाते हैं या फ्रूटिंग जो हमारी गिर जाती है कंप्लीट होने से पहले या तैयार होने से पहले, उसकी रोकथाम के लिए भी हार्मोन्स अपना सानी नहीं रखते हैं। तो 3 बड़ी अहम चीज़ें, एक तो आपने पानी का बैलेंस रखना है, वतर बना के रखना है, सूखा नहीं लगवाना। दूसरा, आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल हर चुनाई के बाद यकीनी बनाना है। और तीसरे नंबर पे आपने हार्मोन्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना है। अगर इन 3 चीज़ों को आप मैनेज करके चलते हैं तो आपकी फसल में फल और फूल के केरे का इंतहाई शार्ट नुकसान होगा या नहीं होगा। इसके अलावा आप बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। बैक्टीरियाज़ का आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो पानी की जो खपत है इसको मैनेज करेगा, दूसरा आपकी ज़मीन को बेहतर परफॉर्म करवाएगा। आप खादे चौके एक हिकमत अमली के साथ बना के दे रहे हैं अपनी फसलों को, इनको कतई तौर भी ज़ाया नहीं होने देगा, इनकी अफादियत को बढ़ा के रखेगा, आपका नाइट्रोजन कम से कम इस्तेमाल होगा। ये चंद चीज़ें आपको अपने ज़हन में रखनी हैं। एक तो बेसल डोज, अगर आपने काश्त कर दी, जर्मिनेशन हो चुकी, तो फिर इसको इग्नोर कर दें। अगर नहीं काश्त की है तो फिर आपको ये देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जर्मिनेशन के बाद NPK बैलेंस करके चलना है। इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल, हार्मोन्स का इस्तेमाल और बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल यकीनी बनाना है और नमी को ऐसे गर्म मौसम में बरकरार रखना है अपनी फसल के नीचे। मुझे उम्मीद है अगर इस
तरीके से अगर आप अपनी फसल को लेके चलते हैं तो आपको 100 मन वाली जो वीडियोस हैं डिजिटल मीडिया पे, उन्हें देख के हसरत नहीं होगी। आप अपनी फसलों को अच्छा परफॉर्म करवा सकेंगे, बेहतरीन नताइज ले सकते हैं।